गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स। कल हमने पढ़ा था एसी एंड डीसी इक्विवेलेंट सर्किट्स एम्पलीफायर के और साथ में वोल्टेज गेन फाइंड किया था। आज हम देखते हैं कि एम्पलीफायर्स की कितनी टाइप्स होती हैं और किस बेसिस पे इन्हें क्लासीफाई किया जाता है। जो जो आपके एम्पलीफायर्स हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर यूसेज, कि हम उसे यूज़ क्या कर रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी कैपेबिलिटी, यानी कि हम कितनी फ्रीक्वेंसी तक उसको यूज़ कर रहे हैं। ऑडियो फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा, गीगाहर्ट्ज़ में, मेगाहर्ट्ज़ में, गीगाहर्ट्ज़ में या उससे भी ऊपर। और कपलिंग मेथड्स, अगर आप दो एम्पलीफायर्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके उसके बेसिस पे भी एम्पलीफायर्स क्लासीफाई होते हैं। सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो है वो आ जाती है अकॉर्डिंग टू यूज़। अकॉर्डिंग टू यूज़ जो एम्पलीफायर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 वोल्टेज एम्पलीफायर एंड नंबर 2 पावर एम्पलीफायर। अगर आप एम्पलीफायर्स को यूज़ कर रहे हैं सिर्फ वोल्टेज को एम्पलीफाई करने के लिए, यानी कि एक स्मॉल लेवल की बात करते हैं, स्मॉल जो स्केल पे अगर आप एम्पलीफायर यूज़ करते हैं तो वो आमतौर पे वोल्टेज एम्पलीफायर होते हैं, जो माइक्रो वोल्टेज से लेके जो पिको वोल्ट से लेके फ्यू वोल्ट्स तक जो है सिग्नल को एम्पलीफाई करने में मदद करते हैं। या रेंज करता है, डिपेंड करता है कि आपकी यूसेज क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो वोल्टेज एम्पलीफायर। और अगर आपको डील करना है लार्ज पावर्स के साथ में, ऐसे एम्पलीफायर जो लार्ज पावर, ज़्यादा हाई पावर तक जो सिग्नल्स हैं उनको एम्पलीफाई करें, तो उसके अकॉर्डिंग जो एम्पलीफायर्स हैं वो पावर एम्पलीफायर कहलाते हैं। तो वोल्टेज एम्पलीफायर वोल्टेजेस को रेंज कर एम्पलीफाई करने में आपकी हेल्प करता है, वैसे पावर एम्पलीफायर जो सिग्नल की पावर है, जो सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं लार्ज डिस्टेंसेस तक, उनकी पावर को एम्पलीफाई करने में आपकी मदद करते हैं। नंबर 2 अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो आपके एम्पलीफायर्स हैं उनको भी हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑडियो एम्पलीफायर, अगर आपको ह्यूमन ऑडिबल रेंज यानी कि 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की रेंज के सिग्नल्स को ही एम्पलीफाई करना है, तो आप जो है एम्पलीफायर्स को कहेंगे वो कौन सा एम्पलीफायर होगा, ऑडियो एम्पलीफायर। ऐसे एम्पलीफायर जो ह्यूमन ऑडिबल रेंज को एम्पलीफाई करने में मदद करते हैं, दे आर ऑडियो एम्पलीफायर्स। इसके अलावा अगर आप ह्यूमन ऑडिबल रेंज से ऊपर रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ की बात करते हैं, तो ऐसे एम्पलीफायर जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ यानी कि जो मेगाहर्ट्ज़ से लेके गीगाहर्ट्ज़ तक की रेंज तक के सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स, जो कि मोबाइल ट्रांसमिशन में, आपके टीवी ट्रांसमिशन में या और भी जो स्मॉल डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज़ किए जाते हैं, वो हो जाते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूसेज, अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी इन्हें जो है डिवाइड किया जाता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, ऑडियो एम्पलीफायर्स या रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ठीक है, तो ऑडियो रेंज से अलावा आप जितनी भी रेंज को एम्पलीफाई करेंगे वो आ जाएंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स में। ठीक है, नंबर 3 अकॉर्डिंग टू कपलिंग। अब यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि इसके बारे में हमने फर्दर स्टडी करना है। इट इज़ कपलिंग। देखिए क्या होता है कि एक एम्पलीफायर है, सपोज करते हैं दिस इज़ एम्पलीफायर नंबर 1। एक एम्पलीफायर जो है किसी वोल्टेज को, सपोज करते हैं हमने यहाँ पे वोल्टेज लगाई है इनपुट और यहाँ पे आपको मिल रही है आउटपुट वोल्टेज। ये जो एम्पलीफायर है इसका जो गेन होगा, ठीक है, गेन जिसको हम ए से नोट करते हैं, दैट इज़ आउटपुट अपॉन इनपुट। कई बार ऐसा होगा कि ये गेन उतना सफिशिएंट नहीं है, यानी कि आप सपोज करते हैं इस एम्पलीफायर को 2 वोल्टेज का सिग्नल लगाते हैं और ये एम्पलीफाई करके आपको से 20 वोल्टेज का सिग्नल देता है, यानी कि इसका जो गेन है वो कितना आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 10। ठीक है, तो गेन एक नंबर होता है, गेन की कोई यूनिट नहीं होती, गेन इज़ अ नंबर। तो आपका जो एम्पलीफायर है वो आपको 10 जो है टाइम्स जो है सिग्नल को इंक्रीज़ करके दे रहा है। बट आपको ये जो सिग्नल है ये 2 वोल्टेज का, इसको सपोज करते हैं 200 वोल्टेज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि एक एम्पलीफायर अकेला इस काम को नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्दर स्टेजेस आपको चाहिए, यानी कि फर्दर एम्पलीफायर्स चाहिए। यानी कि सपोज करते हैं आपके पास एक एम्पलीफायर है, इट इज़ एम्पलीफायर नंबर 1, आपका ये इस एम्पलीफायर का इनपुट आ गया, इस एम्पलीफायर का आउटपुट आ गया। तो इसके आगे आप क्या करेंगे, इसके आउटपुट को दूसरे एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर आप देखेंगे अगर आपका एम्पलीफिकेशन हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप
फर्दर एक और यूनिट जोड़ देंगे। यानी कि एक एम्पलीफायर के आगे दूसरा एम्पलीफायर, दूसरे के आगे तीसरा एम्पलीफायर जब आप कनेक्ट करेंगे, यानी कि आउटपुट ऑफ फर्स्ट एम्पलीफायर इज़ कनेक्टेड टू इनपुट ऑफ सेकंड एम्पलीफायर, आउटपुट ऑफ सेकंड एम्पलीफायर इज़ कनेक्टेड टू इनपुट ऑफ थर्ड एम्पलीफायर। तो ये जो एम्पलीफायर बन जाता है इसे हम कहते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास एक यूनिट से, एक एम्पलीफायर की यूनिट से जो एम्पलीफिकेशन नहीं हो रही है तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं 2-3 स्टेजेस को, तो इसको हम कहते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। अब मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में यहाँ पे हमें ये कपलिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्या होगा कि जब आप एम्पलीफायर्स लेंगे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में क्या रहेगा कि जब आप एक एम्पलीफायर को दूसरे एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करेंगे तो देखिए एम्पलीफायर को चलाने के लिए डीसी वोल्टेजेस भी चाहिए और एम्पलीफायर के इनपुट में क्या है, एसी वोल्टेजेस। ठीक है, आप नहीं चाहते, आप क्या चाहते हैं कि एक एम्पलीफायर फर्स्ट एम्पलीफायर के आउटपुट से जो सेकंड स्टेज ऑफ एम्पलीफायर में जाए वो सिर्फ क्या जाना चाहिए, एसी सिग्नल। क्योंकि हर एम्पलीफायर को चलाने के लिए अलग अलग डीसी वोल्टेजेस चाहिए, इसको काम करवाने के लिए अलग डीसी वोल्टेज लगाएंगे, इसको अलग। तो इस एम्पलीफायर से इस एम्पलीफायर में सिर्फ क्या जाना चाहिए, एसी सिग्नल, कोई भी डीसी सिग्नल नहीं जाना चाहिए। अगर डीसी सिग्नल इस फर्स्ट एम्पलीफायर से सेकंड एम्पलीफायर में चला गया तो ये इस एम्पलीफायर की बाइसिंग कंडीशंस को चेंज कर देगा, यानी कि इसके ऑपरेटिंग पॉइंट्स को भी ये क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं चाहते, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इन दो एम्पलीफायर्स के बीच में, फर्स्ट एम्पलीफायर और सेकंड एम्पलीफायर के बीच में हम क्या करेंगे, या तो एक कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे। अगर हम कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। अगर आप यहाँ पे इसी जगह पे दो एम्पलीफायर्स को कनेक्ट करते समय यहाँ पे यूज़ कर देते हैं क्या, एक ट्रांसफार्मर। आप जानते हैं ट्रांसफार्मर की दो कॉइल्स रहती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो प्राइमरी यहाँ लगा दिया, सेकेंडरी लगा दिया। तो अगर आप एक ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। ठीक है, हर किसी का अलग अलग एडवांटेज रहेगा जो हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो आरसी कपल्ड में हम कैपेसिटर को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, अगेन मैं पापी से लिख देता हूँ, कैपेसिटर सिर्फ एसी को अलाउ करता है वेयर एज डीसी को ब्लॉक करता है, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं आपका कैपेसिटर। अगर आप दो एम्पलीफायर्स को कनेक्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं तो ये बन जाएगा ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। तो ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर यूज़ किया, ट्रांसफार्मर दो काम कर रहा है, एक तो सिर्फ एसी को पास करने दे रहा है क्योंकि आप जानते हैं ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता। एंड नंबर टू, ये प्रोवाइड करवाता है इम्पीडेंस मैचिंग। ठीक है, इम्पीडेंस मैचिंग क्या होता है, अगर सोर्स का रेजिस्टेंस और लोड का रेजिस्टेंस मैच कर जाएगा तो सोर्स से लोड की तरफ, यानी कि फर्स्ट एम्पलीफायर से सेकंड एम्पलीफायर की तरफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। ये एक आपकी थ्योरम आती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, जो कहती है अगर सोर्स का इम्पीडेंस और लोड का इम्पीडेंस सेम होगा तो पावर विल बी मैक्सिमम, पावर जो ट्रांसफ़र होगी वो मैक्सिमम होगी। तो इसके लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसफार्मर कॉस्टली है, तो ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर थोड़ा कॉस्टली होगा, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। और थर्ड आता है डायरेक्ट कपल्ड। अगर आप दो एम्पलीफायर्स के बीच में कुछ भी नहीं लगाते, डायरेक्टली फर्स्ट एम्पलीफायर के आउटपुट को सेकंड एम्पलीफायर के आउटपुट के इनपुट के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। जो डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर होता है उसमें हमने इस तरीके से सेटिंग कर रखी है, इस तरीके से बाइसिंग कर रखी है कि ये फर्स्ट एम्पलीफायर के आउटपुट में सिर्फ एसी मिले और इससे आगे, अगर इस वाले एम्पलीफायर से कुछ भी आगे जाता है तो सेकंड स्टेज के ऑपरेटिंग पॉइंट्स चेंज ना हो। ठीक है, ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट्स हैं या बाइसिंग है, ये सब टर्म्स आप चेक कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, दीज आर बेसिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में जो है क्लासिफिकेशन जो है एम्पलीफायर की, जो थर्ड क्लासिफिकेशन थी वो कौन सी थी, अकॉर्डिंग टू कपलिंग मेथड। ठीक है, नंबर 4, तो फर्स्ट हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू यूसेज, जो आपका ऑडियो एंड वोल्टेज एम्पलीफायर होते हैं। नंबर वोल्टेज एंड पावर एम्पलीफायर होते हैं। नंबर 2 अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ऑडियो एम्पलीफायर, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। अकॉर्डिंग टू कपलिंग मेथड्स आपके पास डायरेक्ट कपल्ड, आरसी कपल्ड, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर होते हैं। और नंबर 4 अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन
अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन आपके पास जो एम्पलीफायर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 क्लास ए एम्पलीफायर, नंबर 2 क्लास बी एम्पलीफायर, एंड नंबर 3 क्लास ए बी, एंड नंबर 4 क्लास सी एम्पलीफायर। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर्स जो हैं वो आपके पास क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी एंड क्लास सी एम्पलीफायर्स होते हैं। व्हाट इज़ अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन? देखिए, ट्रांसफॉर्म जो भी एम्पलीफायर होता है उसके इनपुट में हम क्या लगाते हैं? एसी सिग्नल। आमतौर पे हम एम्पलीफायर से क्या करते हैं? साइनोसाइडल वेव्स यानी कि एसी वेरिएशंस को ही क्या करते हैं? एम्पलीफाई करते हैं। इसमें ये आपका क्या रहता है? पॉजिटिव हाफ, और ये वाला क्या होता है आपका? ये वाला रहेगा नेगेटिव हाफ। ठीक है, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ मिलके क्या बनाते हैं? आपकी फुल वेव बनाते हैं। ये एक फुल वेव हो गई। अब इस फुल वेव का कितना हिस्सा, कितना पोर्शन आप आउटपुट में चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आपके जो है 4 जो एम्पलीफायर्स हैं वो आपके सामने हैं। अगर एक एम्पलीफायर फुल एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करके आपको आउटपुट में सिग्नल प्रोवाइड करवाता है तो ये आपका बन जाएगा क्लास ए एम्पलीफायर। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा 2 वेव्स को मैंने जो है वो जो है आउट ऑफ फेज़ रखा है, क्योंकि आप ये भी पढ़ चुके हैं कि ट्रांसफॉर्म जो एम्पलीफायर्स होते हैं उसमें क्या होता है? फेज़ शिफ्ट होता है 180 डिग्री का। ठीक है, तो अगर फुल वेव के लिए एम्पलीफायर जो है फुल वेव इनपुट को फुल वेव आउटपुट में जो है कन्वर्ट कर देता है तो वो बन जाएगा क्लास ए एम्पलीफायर। ठीक है, क्लास बी, अगर फुल इनपुट वेव के लिए सपोज करते हैं फुल इनपुट वेव लगा रहे हैं, लेकिन जो आपका एम्पलीफायर है वो सिर्फ हाफ वेव को ही एम्पलीफाई करवा रहा है। ठीक है, तो आपका जो एम्पलीफिकेशन जो एम्पलीफायर बन जाएगा दैट विल बी योर क्लास बी एम्पलीफायर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास आएगा क्लास ए बी एंड क्लास सी। ये हाफ वेव से भी कम पोर्शन के लिए, यानी कि हाफ वेव से भी कम पोर्शन के लिए आपका क्या करेंगे? एम्पलीफिकेशन करेंगे। ठीक है, ये क्यों करेंगे? ये एक क्लास ए पूरी वेव को कर रहा है, क्लास बी जो है हाफ वेव को एम्पलीफाई कर रहा है, क्लास ए बी और सी हाफ से भी कम पोर्शन को क्यों एम्पलीफाई कर रहे हैं? इससे क्या होगा? एम्पलीफिकेशन अच्छी होती जाएगी। जितना एम्पलीफायर जो है कम वेव को एम्पलीफाई करेगा, हालांकि इसमें वेस्टेज है बट एम्पलीफिकेशन उतनी ही अच्छी हो जाएगी, एफिशिएंसी जो है उनकी जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्लास सी एम्पलीफायर जो है वो लेस देन हाफ साइकिल के लिए काम करता है, क्लास ए फुल साइकिल के लिए, क्लास बी हाफ साइकिल के लिए, क्लास ए बी एंड क्लास सी लेस देन हाफ साइकिल के लिए ही काम करते हैं। तो ये जो है एम्पलीफायर्स ये हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो फिलहाल आज के टॉपिक में हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स। एक बार दोबारा से आप देख लीजिए एम्पलीफायर्स की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूजेज, अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, अकॉर्डिंग टू कपलिंग, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।